हेलो हाय सभी को राम राम राधे राधे। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में भी आप लोग लगे होंगे। और हाँ, आप लोग जो वीडियो खोलते हैं, अरे भाई एंड तक बना रहा करिए। और आपके एक लाइक और एक कमेंट से कुछ नहीं होने वाला। हाँ, थोड़ा सा इससे अगर कोई मोटिवेट होता है तो सोचिए आपको वो तो खुश होना चाहिए। हाँ चलिए, और एक लाइक आप के देने से थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है यार। आखिर अगर आप लोग वीडियो सीन करते हैं तो एंड तक बना रहा करिए। मैं कुछ भी आपको फालतू नहीं प्रोवाइड कराऊंगी, ट्रस्ट में। हाँ चलिए, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। झूम फार्मिंग के बारे में आप तो सुने होंगे ना कि आपके मिज़ोरम का फेमस खेती है, ठीक है। और ये आपके सीटेट में इसमें से एक टॉपिक कहीं से उठा के भी दे सकता है। हाँ, तो ये फुल कंटेंट है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ से कोई भी अगर पेडागोजी में दे रहा है तो आपको फंसना नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, एक फसल कटने के बाद क्या होता है झूम खेती में, तो ज़मीन को कुछ वर्षों के लिए वैसे ही छोड़ दिया जाता है, वहाँ कुछ भी नहीं उगाया जाएगा, ठीक है। जब एक फसल कट जाएगा तो वहाँ की ज़मीन को कुछ वर्ष के लिए छोड़ दिया जाता है। और क्या होता है कि वहाँ पे कुछ उगाया ही नहीं जाता है। उस भूमि पर उगने वाले बांस या खरपतवार को नहीं निकाला जाता है। इन्हें काट कर वो लोग क्या करते हैं, जला देते हैं, ठीक है। उस पोली को जला दिया जाता है। राख भूमि को उपजाऊ बना, जो राख होती है ना, जब वो जला देते हैं लोग तो राख जो होती है वो भूमि उपजाऊ बना देती है। जब ज़मीन खेती के लिए तैयार हो जाती है तो उसे हल्का खोदा जाता है, जोता नहीं जाता है। जैसे जब ज़मीन खेती के लायक हो जाएगी तो उसे क्या करते हैं लोग, ये लोग खोदते हैं, उसे जोतते नहीं हैं। इसे खोद करके ये लोग हटाते हैं। खरपतवार व अन्य अवांछित पौधों को भी वो लोग उखाड़ते नहीं हैं, बस काट दिया जाता है ताकि वे मिट्टी में मिल जाएं। वह मिट्टी को उपजाऊ बनाने में मदद करती है। तो जो पौधे रहते हैं छोटे छोटे, तो वो लोग क्या करते हैं ना, उसको हटाते नहीं हैं, उसमें क्या करते हैं, उसमें मिला देते हैं ताकि वो मिट्टी जो है उपजाऊ बनी रहे। तो झूम खेती के बारे में क्या समझे आप लोग कि कुछ दिन बाद, कुछ वर्ष के, एक बार अगर खेती हो जाएगी तो कुछ वर्ष बाद होगा, फिर जला देते हैं लोग। उसकी राख जो होती है मिट्टी को उपजाऊ बनाने में मदद करती है। ये सारे टॉपिक आप लोग याद रखेंगे। मिज़ोरम की मुख्य फसल क्या, ये किस में किया जाता है झूम खेती? देखिए, अभी मैं बताई हूँ ना कि मिज़ोरम में किया जाता है झूम खेती। कहाँ का फेमस है तो याद रखिएगा आप लोग, मिज़ोरम का है। मिज़ोरम की मुख्य फसल क्या है तो आप याद रखेंगे, चावल है। जब फसल पक जाती है तो लोग जश्न मनाते हैं और वे बाँस को काट कर चिराव नृत्य करते हैं। जब ये फसलें जो है ना यहाँ की पक जाती हैं, ये देखिए टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, वहाँ पे चिराव नृत्य करते हैं, ठीक है। ये जब फसलें पक जाएंगे तो ये लोग बांस पकड़ करके चिराव नृत्य करते हैं, याद रखिएगा। हाँ, तेरा है कि हम अपने माता पिता से जन्म के समय कुछ गुण प्राप्त करते हैं, कुछ चीज़ें या कौशल हम अपने पर्यावरण से भी सीखते हैं। पोलियो वायरस, अच्छा याद रखिए। अच्छा ये देखिए, ये जो टॉपिक है, क्यों पर्यावरण से सीखते हैं, क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट जो होता है, हम अपने इन्वायरमेंट से, अच्छा पहला बच्चा चाहे बच्ची जो भी होती है माँ बाप के, अगर अपनी फैमिली में आप लोग आस पड़ोस है, चाहे घर में माँ बाप हैं, दादा दादी हैं, जितने भी लोग हैं उन्हीं से तो इंटरेक्ट करते हैं। पहले तो हमारा कम्युनिकेशन किससे होता है, मम्मी पापा से होगा, अगल बगल से होगा, आस पड़ोस से होगा। तो बच्चे क्या पहले अपने इन्वायरमेंट से ही तो सीखेंगे। इसीलिए जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है आपकी, तो उसमें सबसे पहले बच्चे को, अगर प्राइमरी लेवल का बच्चा है आपके 1 से 5 तक के, उन बच्चों को आप मदर टंग में ही सिखाएंगे। आपको नहीं है, ये आपके कानून के विरुद्ध हो जाएगा। अगर आप किताबी भाषा सिखा रहे हैं या तो अपनी लैंग्वेज में सिखा रहे हैं, तो बच्चे अगर नहीं सीख पा रहे हैं तो ये आपके कानून के विरुद्ध है, क्योंकि ये आपकी शिक्षा के अधिकार में मिला हुआ है कि बच्चे को आप मदर टंग, उसकी पहली मदर टंग ही आप यूज करेंगे। हाँ, तो उसके मातृभाषा में आप जितना भी सिखाएंगे उसे उसकी मातृभाषा से सिखाएंगे। तो ये बात, ये टॉपिक आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ बोल रहा है कि हम अपने माता पिता से जन्म के समय कुछ गुण प्राप्त करते हैं और वही कौशल हम अपने पर्यावरण से भी सीखते हैं। तो जाहिर सी बात है, जैसे माँ बाप करेंगे वही, इसीलिए ना बोला जाता है कि जैसा माँ बाप आचरण करेंगे बच्चे भी सेम वैसा ही करेंगे। इसीलिए माँ बाप को अच्छा करना चाहिए ताकि बच्चे भी अगर आप देख रहे हैं तो आचरण में अच्छा उतारें। हाँ, अब यहाँ पे पोलियो वायरस के बारे में आप लोगों को पता होगा ना, पोलियो वायरस के कारण क्या होता है, तो यह विरासत से नहीं मिलता है। इन बीमारियों के बारे में जानकारी फैलाने के लिए डॉक्टर को आमंत्रित किया जा सकता है। आपके जो ग्रेगर मेंडल थे, याद रखिएगा, जन्म 1822 में ऑस्ट्रिया के एक गरीब किसान परिवार में हुए थे। 7 साल तक उन्होंने ग्रेगोर मॉडल मठ के बगीचे में 28,000 पौधों पर, मटर के पौधों पर क्या किए थे,
प्रयोग किए थे। और जो प्रयोग किए तो मटर के पौधों में कुछ गुण होते हैं जो जोड़े में आते हैं, जैसे बीज या खुरदुरे या चिकने होते हैं। और आप याद रखिएगा अधिकतर किस कलर के बीज थे, तो अधिकतर उस समय पीले कलर के बीज थे जिन पर इन्होंने आविष्कार किया था। हाँ, तो इसीलिए पोलियो के बारे में जो वायरस होता है इसके बारे में बताने का आपके ग्रेगर मेंडल का ही सबसे ज़्यादा हुआ। और आनुवांशिकता की खोज किसने की थी, तो आप याद रखेंगे ग्रेगर मेंडल ने, इसीलिए आनुवांशिकता के जनक इनको माना जाता है। अब यहाँ देखेंगे दशहरा वर्षा ऋतु से पहले आता है, तो आता है ना नवंबर दिसंबर, वही अक्टूबर वगैरह में होता है। तो दशहरा वर्षा ऋतु से पहले आता है। गन्ने की खेती के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है, तो जाहिर सी बात है गन्ना की खेती अगर गांव से रिलेटेड होंगे आप लोग देखेंगे गन्ने की खेती में पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। पूरन पोली गुड़ और चने की मीठी रोटियां होती हैं, इसे मसालेदार कड़ी डिश के साथ खाया जाता है। पूरन पोली क्या होता है, तो आप लोग याद रखेंगे इस मतलब अगर पूछे कि पूरन पोली होता क्या है, तो गुड़ और चने की एक मीठी बनी रोटी होती है, इसे मसालेदार कड़ी डिश के साथ खाया जाता है। कारवा क्या है, तो कारवा एक बस या गाड़ी होती है जिसमें सभी सुविधाओं के साथ रह सकते हैं। ये जो कारवा दिख रहा है ना, इसमें सारी सुविधाएं हैं, इसमें आप रह सकते हैं। इसे बस बोलिए या गाड़ी बोलिए, कुछ भी बोल सकते हैं। चूहों की दृष्टि कमज़ोर होती है, लेकिन सूंघने और स्पर्श करने और स्वाद लेने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। जो चूहे होते हैं ना उनकी दृष्टि कमज़ोर होती है, लेकिन उनके सूंघने और उनके स्पर्श करने की क्षमता जो होती है, स्वाद लेने की क्षमता बहुत तेज़ होती है। नागपुर में दाल में जो होती है चीनी मिलाते हैं। नागपुर होते हैं दाल में क्या करते हैं, तो वो लोग चीनी मिला के खाते हैं, ठीक है, नागपुर में। नृत्य में भावनाओं को व्यक्त करने के लिए हाथों और चेहरों का उपयोग किया जाता है, इन्हें मुद्रा और भाव कहा जाता है। तो बिना अगर शास्त्रीय नृत्य कर रहे हैं आप, तो बिना अपने हाथों और चेहरों का उपयोग किए, इसमें भी एक रूल होता है, अगर आप थोड़ा भी गलती किए तो वो रिजेक्ट हो जाता है। तो शास्त्रीय नृत्य जो होता है ना, ऐसा नृत्य नहीं होता है कि कैसे भी कर लेंगे, तो उसमें आपके हाथों और चेहरे के उपयोग किया जाता है। इन मुद्रा और को भाव कहा जाता है, ठीक है। उल्लू काफ़ी हद तक, उल्लू के बारे में भी देखिए, मैना के बारे में भी पूछता है, याद रखिएगा उल्लू काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे घुमा सकता है, लेकिन अगर मैना के बारे में पूछेगा तो मैना झटके से पीछे, मैना अपना पूरा पीछे कर लेगी, लेकिन उल्लू जो होता है ना काफ़ी पीछे तक। तो ये कन्फ्यूज नहीं होना है, उल्लू क्या करेगा तो काफ़ी पीछे तक घुमा सकता है, लेकिन मैना झटके से अपने आगे और पीछे दोनों कर सकती है। मैना में ये खास बात है। अच्छा, मैना में एक चीज़ और आप लोग याद रखिएगा ना, मैना कभी अपनी घोंसला नहीं बनाती है, मैना कभी घोंसला नहीं बनाती। कौवा जब घोंसला में अंडे देता है तो ये क्या करती है, उसी में ले जा करके अपनी अंडे रख देती है, और जब वो बच्चा निकलता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, जब कौवा पहचानता है तब उसे हटाता है। लेकिन मैना बहुत चालाक चिड़िया है, ठीक है, ये कभी अपनी घोंसला नहीं बनाती है। और कौवा जो होता है, कौवा अपना सबसे ऊपर घोंसला बनाता है। हाँ, और ये सीटेट में बहुत बहुत फेवरेट है, या तो मैना पे पूछेगा, उल्लू पे पूछेगा, या तो आपके कौवा पे पूछ सकता है, शक्करखोरा पे पूछेगा, बाज, चील, इन सारे चिड़िया और जितने भी आपके ये जीव जंतु हैं, इन सब पे क्वेश्चन आते हैं आपके इन्वायरमेंट में। हाँ, अब ये देखिए, एक पक्षी के पंख जो होते हैं उसे उड़ने में मदद करते हैं और ख़ुद को गर्म भी रखती हैं। जो पंख होती हैं ना उनकी, तो वो क्या करती हैं, उनको उड़ने में तो मदद करती हैं, लेकिन उनको गर्म भी रखती हैं। समय समय पर पक्षी अपने पुराने पंख को खो भी देते हैं और उनके स्थान पर नए पंख जो होते हैं उगाते हैं। ब्रेल लिपि के बारे में तो आप लोग जानते होंगे, ब्रेल लिपि क्या होता है, तो ब्रेल को एक नुकीले और औजार से उभरे हुए बिंदुओं डॉट की पंक्ति बनाकर मोटे कागज़ पर लिखा जाता है। उभरे हुए बिंदुओं पर उंगलियां जो होती हैं चलाकर ब्रेल लिपि को पढ़ा जाता है। और ब्रेल लिपि में आप याद रखेंगे तो कितने डॉट होते हैं, तो 6 डॉट होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा 6 डॉट होते हैं, याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट। और ब्रेल लिपि के जो आपके जनक कौन थे, तो आप याद रखेंगे आपके लुई ब्रेल फ्रांस के थे। जब वह 3 साल के थे तब अपने पिता के औजारों से खेल रहे थे, अचानक एक नुकीले औजार ने उनकी आंखों को चोट पहुंचाई और उन्हें दिखना बंद हो गया। पढ़ाई में उनकी गहरी रुचि थी, वह पढ़ने और लिखने के विभिन्न तरीकों के बारे में सोचते रहे। अंत में उन्हें एक रास्ता मिला, छूकर और महसूस करके
पढ़ने के इस तरीके के को बाद में ब्रेल लिपि के रूप में जाना जाने लगा। यह लिपि जो है 6 बिंदुओं पर आधारित होता है। ब्रेल को अब कंप्यूटर का उपयोग करके भी लिखा जा सकता है। यदि आप बच्चे को वास्तविक ब्रेल लिपि दिखाएंगे तो वे इसे बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। तो आपके लुई ब्रेल ने, जब वो 3 साल के थे, बच्चे थे, अपने पिता के औजार से खेल रहे थे, तो आँख में लग गई होगी, तो वहीं से, और इनको पढ़ने में बहुत रुचि थी, तो आविष्कार किसने किया था ब्रेल लिपि का? तो आपके लुई ब्रेल ने। और देखिए, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं वो तो ठीक है, अगर आप अभी बीएड या डीएलएड में है ना, उसमें भी पूछा जाएगा ये टॉपिक, ठीक है। तो ऐसे ऐसे टॉपिक होते हैं कि आपके दोनों में पूछा जा सकता है, तो आप ध्यान से देखते चलेंगे। और क्लास लंबा नहीं करेंगे, क्योंकि आप अच्छा रिस्पॉन्स जब तक मुझे नहीं देंगे तब तक अब मैं क्लास लंबा नहीं लूँगी। और आपको पता है, अगर आप ये फुल क्लास ले रहे हैं तो आपको पता है कि कितना इम्पोर्टेंट, कितना ये प्रीसियस कंटेंट है। तो अगर आपको सच में वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग मोटिवेशन के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं सभी को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरा सभी को राम राम, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।